जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस नए सीरीज़ में हम कैसे आगे बढ़ेंगे और हमें करना क्या है, पहले बस ये समझ लीजिए तुरंत। देखिए 2013 से लेके और 2023 तक जो भी आरओ का एग्ज़ाम हुआ है, आरओ का जितने भी पेपर हैं, उनके इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल में हो सकता है वो देखेंगे। और इन क्वेश्चंस पर जो आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो किसी वीडियो में आप लोगों को जब ये थंबनेल में लिखा हुआ मिले कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो इसका मतलब जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिटेल में हम देखेंगे। और कुछ ऐसे होंगे क्वेश्चंस जो उन पर आधारित होंगे। ये एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। हर तरीके का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट सब कुछ हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। करंट अफेयर्स तो वैसे भी अलग से चलेगा, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। करंट को अलग ही रहने देते हैं, वो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। उसमें बार बार टॉप 50, टॉप 100, टॉप 75 इस तरह के जितने भी वीडियोज़ आएंगे प्लीज़ आप लोग देख जाइएगा। और जितने भी पीडीएफ, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, एमसीक्यू के, या फिर ये सीरीज़ के, या जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सारे पीडीएफ आप लोग ग्रुप में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है जीएसएन करंट वॉरियर का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 2013 से हम शुरू कर रहे हैं आरओ के पेपर को देखना। 13, उसके बाद जो भी 16, 20, 21, 17, 14 जितने भी हुए हैं, 23 तक आके हम एंड करेंगे अगले 1.5 महीने में। तो अगले 1.5 महीने में इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन द उड़ीसा कोस्ट। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो उड़ीसा तट पर स्थित है। तो ये आपके लिए बहुत टफ नहीं है इस तरह से आंसर देना। पैरादीप इसका आंसर होगा। अब देखिए इस पर आधारित क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे। ये प्रमुख बंदरगाह होते हैं, मेजर पोर्ट। तो आपको ये बताना है कि कौन सा नदी पर बना हुआ है, जैसे कि ये हल्दिया पोर्ट है। उसके बाद विशाखापट्टनम पोर्ट क्या है, ये वो प्रमुख बंदरगाह है, वो मेजर पोर्ट है जो कि सबसे डीप मेजर पोर्ट है। सबसे गहरा अगर प्रमुख बंदरगाह आप बात करेंगे तो वो विशाखापट्टनम है। और सबसे गहरा पोर्ट, प्रमुख बंदरगाह नहीं दिया हुआ है, सिर्फ पूछा हुआ है कि सबसे गहरा बंदरगाह यानी कि डीपेस्ट पोर्ट, तो वो कृष्णापट्टनम, वो भी आंध्र प्रदेश में ही है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं चीज़ों को मैप से। देखिए ये है आपका पैरादीप पोर्ट, जो पैरादीप बंदरगाह है। ये है महानदी, तो महानदी ऐसे डेल्टा बनाती है, तो उसी डेल्टा पर ये पैरादीप पोर्ट स्थित है। तो महानदी जब ये बंगाल की खाड़ी से आके मिलती है तो यहाँ पर ये पैरादीप पोर्ट है, पैरादीप बंदरगाह है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले इस पर आधारित कि पैरादीप बंदरगाह जो है वो कौन से नदी के डेल्टा पर स्थित है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लिग्नाइट कोल इन इंडिया आर फाउंड इन विच स्टेट। या फिर कहाँ पर भारत में लिग्नाइट कोल के सबसे बड़े भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे बड़ा भंडार आपको कोयले का नजर आएगा, लिग्नाइट। अब देखिए कोयला भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो इसमें 4 तरीके का होता है, एंथ्रासाइट, ब्यूटेमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 तरीके के होते हैं। तो पीट के बाद, पीट मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए लकड़ी सड़ रही है, ठीक है, उसके बाद आपका धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित होना शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग जो फेज़ होता है, स्टार्टिंग चरण होता है, शुरुआती चरण, उसमें आपका पिट डेवलप होता है, जो भी पूरी तरह से कोयले में नहीं, कोयले में बदलना शुरू होता है। उसके बाद जो अगला डेवलप होता है वो होता है आपका लिग्नाइट कोल। इसीलिए इसमें सल्फ़र की मात्रा देखने को मिलेगी। इसमें आपको मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। अभी हम देखते हैं, देखिए इसमें क्या डिटेल चीज़ें देखनी है। द लार्जेस्ट लिग्नाइट रिजर्व इन इंडिया इज लोकेटेड इन नई वैली। तो भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहाँ पर है, तमिलनाडु के नई वैली में है। तो नई वैली याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। लिग्नाइट की जहाँ तक हम लोग बात करें तो इसको ब्राउन कोल, ब्राउन कोयला भी बोलते हैं, भूरा कोयला। और इसमें मॉइस्चर का जो नमी की मात्रा है ना, मॉइस्चर कंटेंट, वो 35% से भी ज़्यादा है। और इसमें अगर हम लोग बात करें कि कार्बन का कंटेंट कितना है, कार्बन की मात्रा कितनी है, तो लगभग 40 से 55% है। क्योंकि जब 60 से 70 या 75% आप जाएंगे कोयले की मात्रा के ऊपर, तो आप पहुंचेंगे बिटुमिनस में। और एंथ्रासाइट तो सबसे बेहतरीन कोयले का क्वालिटी वाला है, तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी है उसमें कोयले की। अगर आप देखेंगे तो उसमें 80% के ऊपर आपको कोयला नज़र आएगा, कार्बन नज़र आएगा, कोयले में कार्बन की मात्रा नज़र आएगी। और इसमें सल्फ़र का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए लिग्नाइट कोयले से जहाँ भी
बिजली उत्पादन होता है तो ये सल्फ़र छोड़ता है, तो यही बाद में फिर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड हवा में जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और उधर कार्बन डाइऑक्साइड छूट रहा है तो आपका ये कार्बोनिक एसिड बनता है और ये सब के मेल से फिर आपका एसिड रेन जो अम्ल वर्षा होता है वो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है स्टेट हाईवे, जो राज्य राजमार्ग है, स्टेट हाईवे है, वो सबसे अधिक अगर लेंथ के हिसाब से आप देखें कि सबसे लंबी दूरी, सबसे लंबे किलोमीटर का स्टेट हाईवे कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप 5 में भी नहीं है, याद रखिएगा, टॉप 5 में भी नहीं है, ये टॉप 5 इंडियन स्टेट्स है, इसको टॉप 3 समझिएगा। तो इंडिया जो है, अगर हम भारत की बात करें तो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। पहला कौन सा है ज़रा ये बताइएगा, यूएस, चाइना, रशिया, कौन सा देश है जहाँ पर सबसे अधिक रोड नेटवर्क आपको देखने को मिलता है? और दूसरा सबसे अधिक रोड नेटवर्क कहाँ देखने को मिलता है, सड़क नेटवर्क, भारत में। टॉप 3 स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे अधिक स्टेट लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें कि मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क, सड़क नेटवर्क फैला हुआ है, तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में, फिर कर्नाटका में। अब यूपी टॉप 5 से बाहर है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड एट, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये दार्जिलिंग में किया गया था। देखिए शिव समुद्रम जो है उसमें 1902 या 1903 में स्थापित हुआ है, तो शिव समुद्रम कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, लेकिन दार्जिलिंग इसका सही आंसर है, क्योंकि 1897 में ही दार्जिलिंग में पहला जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था। तो देखिए इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वॉज सिड्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जो कि दार्जिलिंग के पास स्थित है, 1897 में शुरू हुआ था। ये 1897 आप लोग को वैसे भी याद होगा, चापेकर भाई बंधु थे, चापेकर ब्रदर्स, जिन्होंने रैंड और ये लोग कुछ ब्रिटिश अधिकारी थे, इनकी हत्या की थी पुणे में जब महामारी आई थी, और उसके बाद इन लोगों ने बड़ा बुरा बर्ताव किया था लोगों के साथ में, तो चापेकर बंधुओं ने उनको गोली मार दी थी। तो 1897 उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना सिद्रापोंग जो है वो जल विद्युत पावर स्टेशन, ये आपको पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पास देखने को मिलता है, क्योंकि 1897 में ही इसे शुरू किया गया था, इसके संचालन किया गया था। द फर्स्ट पेट्रोलियम वेल वॉज बोर्ड इन इंडिया एट, भारत में पहला पेट्रोलियम कुआं कहाँ खोदा गया था? तो ये आपका दिग्बॉय है, याद रखिएगा। दिग्बॉय जो है वो आसाम में है। 1890 में 1889 के आसपास में ये कुआं खोदना शुरू किया गया था और 1890 में ये काम कंप्लीट हो गया था। और 1901 में लगभग 11 सालों के बाद एशिया का पहला ऑयल रिफाइनरी भी वहीं पर खोला गया था। तो अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो इसका भी आंसर दिग्बॉय आसाम ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर प्रोजेक्ट्स यूटिलाइजेज द वाटर्स ऑफ द पोंग बैराज ऑफ ब्यास रिवर, ब्यास नदी पर स्थित ये जो ब्यास नदी पर आपको ये पोंग बैराज का जो ये पानी देखने को मिलता है, तो आपको ये बताना है कि कौन से नदी परियोजना रिवर प्रोजेक्ट के लिए इस बांध का पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ब्यास नदी पर ये जो पोंग बैराज है ये आपका किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उसके लिए ये पोंग बांध का पानी जो है ब्यास नदी पर प्रयोग में आता है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा और डिटेल देखने के लिए, तो देखिए जो ये पोंग डैम है, यहाँ पर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा जलाशय है, एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है। तो ये जो रिजर्वायर है ये महाराणा प्रताप जी के याद में, महाराणा प्रताप जी के ऑनर में, वो ये उनके नाम पर महाराणा प्रताप जी के ये जलाशय का, रिजर्वायर का नाम रखा गया है। तो महाराणा प्रताप सागर अगर आपसे नाम ले लिया जाए कहाँ पर स्थित है, तो पोंग बांध के बाद जो बाहर उसके जो रिजर्वायर है, जलाशय है, वो महाराणा प्रताप सागर के नाम से है। तो एक तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात, ये शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है और ये कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश के स्थित है। चूंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, 1-2 बार, तो हो सकता है वो आपसे थोड़ा डिटेल कभी पूछ लें, तो याद रखिएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में जब बात हो रही है तो कुछ चीज़ें और जान लीजिए। देखिए ये एक मैप है, ये हरिके बैराज है, ठीक है। हरिके बैराज क्या होता है? कोई बांध बना हुआ है और वहाँ से आपने एक पानी का चैनल घुमाना है दूसरी तरफ। एक तो बांध का पानी सीधे सीधे आ रहा है और एक आपको वहाँ बांध बना के वो पानी को कहीं भेजना है नहर के सहारे, या उस पानी को कहीं दूसरे डायरेक्शन में भी भेजना है, यानी एक नदी के 2 हिस्से करने हैं।
तो वो बैराज कहलाता है। जैसे फरक्का बैराज है, गंगा जी जाती हैं पश्चिम बंगाल में, फरक्का बैराज है एक, वो चली जाती हैं बांग्लादेश में, और दूसरा जो है वो हुगली नदी अपने इंडिया में रहती हैं, तो इसीलिए वो फरक्का बैराज है। तो यहाँ पर ये हरिके बैराज है, ये ब्यास नदी है, ये सतलज नदी है, दोनों का संगम होता है। हरिके एक जगह है वहाँ पर पंजाब में, वहाँ पर दोनों का संगम भी होता है, ब्यास नदी और सतलज नदी का। और यहाँ से ये हरिके बैराज से इंदिरा गांधी का ये जो जल है ये अलग कर दिया, इंदिरा गांधी नहर जो है इस परियोजना से पानी को भेज दिया जाता है। लगभग 650 किलोमीटर के आसपास का ये लेंथ है, और इंदिरा गांधी नहर का और थार रेगिस्तान तक इस पानी को पहुंचाने के लिए इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। शुरुआत में तो इसका नाम राजस्थान कैनाल था, राजस्थान नहर। बाद में 1984 में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का स्वर्गवास हुआ, तो उनके उपलक्ष्य में, उनके ऑनर में ये राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। और अगर हम लोग बात करें कि क्या इंदिरा गांधी नहर जो है वो एशिया का सबसे लंबा नहर है, तो ऐसा नहीं है। चाइना का ग्रैंड कैनाल है, ग्रैंड कैनाल, जो कि लगभग बीजिंग से हांगजाओ के तरफ 1700 समथिंग किलोमीटर को जोड़ता है, ये एशिया का सबसे लंबा नहर है। चलिए इतना डिटेल हो गया, अब आगे देखते हैं। 1818 में पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 1818 में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ये किया गया था पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, फोर्ट ग्लास्टर जो है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर सबसे पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। पहला तो आप लोगों से पूछ लिया गया, अगर दूसरा पूछ लिया जाए तो उसका क्या जवाब देंगे? दूसरा जो कॉटन मिल है अपने भारत में वो स्थापित किया गया KGN डाबेर के द्वारा 1854 में, और इसका नाम रखा गया बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। तो 1818 के लगभग 27 सालों के बाद, 26 सालों के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। भारत में दूसरी कपास मिल 1854 KGN डाबेर द्वारा स्थापित की गई थी, और इसका नाम बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपकी है अनाईमुड़ी पीक। देखिए, जब हम लोग भारत में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नीलगिरी देखने को मिलता है, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई हिल्स, और बीच में ये पलक्कड़ गैप है। ये पलक्कड़ गैप, ये पश्चिम घाट है, ये बीच में पलक्कड़ गैप है जिसे हम लोग पाल घाट भी बोलते हैं। यहाँ से फिर ये बहुत सारे रोड और रेलवे के जो नेटवर्क हैं वो तमिलनाडु से होते हुए अंदर जाते हैं। कभी आप मदुरई जाइए, मदुरई से आपका जाना होगा तो इसी पलक्कड़ गैप से होते हुए आप केरल में जा सकते हैं। तो ऊपर यहाँ पर आपको नीलगिरी के पर्वत देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों का आके मिलन होता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा पहाड़, माउंटेन रेंज देखने को मिला? पहाड़ों की श्रृंखला देखने को मिली, नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? डोडा बेटा। और उसके बाद पलक्कड़ गैप है जिसे हम लोग पाल घाट भी बोलते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अनाईमुड़ी की पीक, अन्नामलाई की पहाड़ियों में। और इसके बाद सबसे नीचे अगर आप पहाड़ों की श्रृंखला में देखेंगे तो वो कार्डमम हिल यानी कि इलायची की पहाड़ियाँ हैं। एक बार हम लोग अब यहाँ से देखिए आपको कैसे रिवाइज करना है। जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं साउथ इंडिया के, आप लोग उसको अच्छे से देख जाइएगा, कहाँ पालकोंडा है, कहाँ पे नालकोंडा है। उसके बाद शेषाचलम की पहाड़ियाँ क्या पालकोंडा की आखिरी पहाड़ियाँ हैं जिसपे तिरुपति पर्वत विराजमान हैं, तिरुमला है, तिरुपति नीचे, तिरुमला ऊपर है, शेषाचलम की पहाड़ियाँ हैं। आपको बताना है क्या वो पालकोंडा रेंज में है या वो नालकोंडा में है, कहाँ पर है, या वेनकोंडा में है। उसके बाद आप धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर तमिलनाडु में आते हैं, कुछ पहाड़ की श्रृंखला और पड़ती है, फिर नीलगिरी में पहुँचते हैं, और उसके बाद आप अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, फिर कार्डमम हिल्स पहुँचते हैं। तो ये हम लोग एक बार डिटेल में देख लेंगे। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोग आज देख लिए, और इस पे जो है भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और बढ़ेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। करंट अफेयर का भी वीडियो जो है टॉपिक वाइज वो जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा MCQ फॉर्मेट में। जनवरी से जून जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जुलाई से दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। 20-30% क्वेश्चन वहाँ से भी आएंगे। खासतौर पे अक्टूबर से दिसंबर के बीच वाले जो करंट अफेयर है उन पर हमें ध्यान देना है। कोई क्वेरी है, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आपको बताने का, बोलने का मन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप अपनी बात वहाँ पर रखिएगा।
तो इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ग्रुप में जाके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।